अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और एमकेट रिव्यू बायोलॉजी के अंदर हम बात करने लगे हैं एक छोटे से चैप्टर की जो कि फर्स्ट ईयर का है, जिसका नाम है किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। अच्छा ये स्पेलिंग गलत हो गई। खैर, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा जो है ये एक छोटा सा ग्रुप है, बहुत ही छोटा सा ग्रुप है। ये चैप्टर बहुत छोटा सा है। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं कि जिनको कहीं और जो है वो प्लेस नहीं किया जा सकता। तो यही इस प्रोटोक्टिस्टा, इस किंगडम की जो है वो स्पेशल बात है। तो दो तीन इसके लिए टर्म्स यूज़ की जाती हैं। दिस इज़ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल ग्रुप, एक टर्म हो गई। दिस इज़ द मोस्ट अननेचुरल ग्रुप, ये दूसरी टर्म हो गई। एंड द थर्ड टर्म इज़ इट इज़ नोन एज पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। कंट्रोवर्शियल या अननेचुरल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक तरह के ऑर्गेनिज्म नहीं आते। अगर आप इसके अंदर जाके देखेंगे तो आपको ऐसे ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे जो प्लांट लाइक हैं, ठीक है, जिन्हें पहले प्लांट समझा जाता था, जो एल्गी कहलाते हैं। फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट हैं जो प्रिमिटिव फंजाई कहलाते हैं, और एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्ट हैं जिन्हें प्रोटोजोआ कहते हैं। तो इतने डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म होने की वजह से अगर आप पीछे चले जाएं इनके एंसेस्टर की तरफ, यानी जिनसे ये इवॉल्व होकर आए होंगे, तो वो कोई एक नहीं है। जिस तरह एनिमल्स के अंदर अगर आप देखें तो कोई एक ऑर्गेनिज्म होगा जिससे सारे एनिमल्स जो हैं वो इवॉल्व होते हुए आए हैं, लेकिन इनके डिफरेंट तरह के एंसेस्टर्स होंगे। तो चूंकि इनके आबा व अजदाद सेम नहीं है, सिंगल नहीं है, तो इसी वजह से इस ग्रुप को हम कहते हैं पॉलीफाइलेटिक। पॉली का मतलब मैनी और फाइलेटिक का मतलब चेन्स। तो इसकी मल्टीपल चेन्स हैं जब आप पीछे जाते हैं ट्रेस करते हुए एंसेस्टर तक। तो ये एक रैग बैग के तौर पे कंसिडर किया जाता है। हर वो ऑर्गेनिज्म जो कहीं और फिट नहीं हो सकता, बाकी के 4 किंगडम में नहीं डाला जा सकता, उसे यहाँ डाल दिया जाता है। तो आप देखेंगे इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स जो है वो यूनिसेलुलर भी मिलेंगे आपको, मल्टी सेलुलर भी मिलेंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे जो ऑटोट्रॉफिक हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे जो हेटरोट्रॉफिक हैं, किसी और पर डिपेंडेंट होते हैं। तो ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस इन दिस वन ग्रुप विच इज़ नोन एज किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। अब इसका नाम प्रोटोक्टिस्टा है। प्रीवियसली जब रॉबर्ट विटैकर ने क्लासिफिकेशन की थी तब इसका नाम प्रोटिस्टा था। अच्छा, प्रोटिस्टा और प्रोटोक्टिस्टा की डेफिनेशन डिफरेंट थी। प्रोटिस्टा के अंदर डाले जाते थे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। इसके अंदर मल्टी सेलुलर नहीं डाले जाते थे। दैट इज़ वाई जो एल्गी थे, चूँकि उसमें यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी, तो एल्गी जो यूनिसेलुलर थे वो यहाँ रख दिए गए थे, और जो मल्टी सेलुलर थे उन्हें प्लांट्स के साथ रख दिया गया था। यही प्रॉब्लम हुई थी जिसको सॉल्व किया था मार्गलिस एंड शॉर्ट्स ने अपनी मॉडिफिकेशन के ज़रिए, और उसके बाद किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर हर तरह के ऑर्गेनिज्म आने लगे। शर्त यह है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जो बाकी किसी ग्रुप के अंदर प्लेस ना किया जा सके। तो ये थोड़ी सी बेसिक के ऊपर बात हो गई। अब आ जाते हैं प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस के ऊपर, जिन्हें एल्गी कहा जाता है। तो एल्गिन का मतलब सी वीड होता है। वीड जो है ये अनवांटेड प्लांट्स को कहते हैं। तो समंदर में ऐसा लगता है कि अनवांटेड से प्लांट्स पड़े हुए हैं। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जितना फोटोसिंथेसिस होता है दुनिया के अंदर, उसका हाफ से भी ज़्यादा जो है ये एल्गी करते हैं। नाउ व्हाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो वेस्ट होता है प्लांट के लिए, या बाय प्रोडक्ट होता है प्लांट का, वो ऑक्सीजन होती है, जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। तो अगर हाफ ऑफ द फोटोसिंथेसिस ये करें, इसका मतलब हाफ ऑफ द ऑक्सीजन जो कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर फोटोसिंथेसिस से आ रही है, तो वो एल्गी से आती है। तो ये एल्गी की एक जो है वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। अच्छा, एल्गी को प्रीवियसली रिगार्ड किया जाता था एज प्लांट्स। मैं आपको बता रहा था कि मल्टी सेलुलर एल्गी को रखा भी किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया। तो यू मस्ट नो कि किस बेसिस के ऊपर ये काम किया गया था। ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। इनके पास सेल वॉल होती है और इनकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। एंड सेकंड, इनके पास क्लोरोफिल बी एज एन एक्सेसरी पिगमेंट होता है। मेन पिगमेंट जो होता है वो क्लोरोफिल ए है, और क्लोरोफिल बी जो है वो हेल्पर के तौर पे या एक्सेसरी पिगमेंट के तौर पे काम करता है। ये दोनों के अंदर होता है, एल्गी और प्लांट्स दोनों के अंदर। बट स्टिल एल्गी और प्लांट्स के अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं। मैंने वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। यहाँ पर 2-3 लिखे हुए हैं। एल्गी जो है वो एक्वाटिक होते हैं, जबकि प्लांट्स जो है तकरीबन सारे टेरेस्ट्रियल हैं सिवाय कुछ के। जाइगोट जो है वो एल्गी की बॉडी के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं रहता। क्यों? क्योंकि इनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो पानी पे डिपेंडेंट होती है। तो ये अपने गैमेट्स बनाने के बाद पानी में छोड़ देते हैं। आगे आप देखेंगे भी जब आपने हलवा की लाइफ साइकिल देखी होगी। अब ये गैमेट्स मिलते हैं पानी के अंदर, तो फर्टिलाइजेशन पानी में हुई, और उसके बाद जो जाइगोट बनता है वो भी पानी में ही बनता है, यानी पेरेंट की बॉडी में नहीं रहता, और ना ही उसे उससे प्रोटेक्शन मिलती है। प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। प्लांट्स में जो मेल गैमेट है वो मूव करके आता है फीमेल गैमेट के पास। फीमेल गैमेट फीमेल की बॉडी में ही होता है, पेरेंट की बॉडी में ही होता है। जाइगोट यहीं बनता है और जाइगोट रहता भी यहीं है, और उसे प्रोटेक्शन भी पेरेंट की बॉडी से मिलती है। तो ये डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स और एल्गी के अंदर। तीसरा, प्लांट सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। ये फंजाई की तरह नहीं है कि कोई एक ग्रुप यूनिसेलुलर हो। प्लांट सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, जबकि एल्गी में दोनों तरह के आते हैं। यूनिसेलुलर भी आते हैं, फिलामेंटस यानी कॉलोनी बनाकर रहने वाले भी आते हैं, और मल्टी सेलुलर भी आते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ हैं। काफ़ी डिटेल में मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाया था तब उसमें एक्सप्लेन की हैं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो एक बार देख लें।
नाउ दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एल्गी। ये यूनिसेलुलर है, ठीक है, इसके बारे में ये बात आपने याद रखनी है, दिस इज वन सेल और ये फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाने वाला एल्गी है। अच्छा, दो तीन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी, एक तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म है, फोटोसिंथेसिस के ऊपर जो रिसर्च है उसके अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता है, देन अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ खास याद रखने वाला नहीं है, जस्ट इसकी डायग्राम याद रख लें। अगर एज इट इज़ उठाकर दे दी जाए और आपको आइडेंटिफाई करना हो या लेबल करना हो तो आपको डायग्राम पता होनी चाहिए। अच्छा, रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि इनके अंदर एक तरह के स्पोर्स बनते हैं विच आर नोन एज एप्लानोस्पोर्स और दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर्स, यानी इनके अंदर कोई फ्लैजिला वगैरह नहीं होता। देन एक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनसे एक एंटीबायोटिक मिली है जिसका नाम है क्लोरेलिन, जो कि बैक्टीरियल डिजीज़ को कंट्रोल करने के काम आती है। दिस इज ऑल अबाउट इट। पायरेनॉइड अगर आप याद रखना चाहें तो पायरेनॉइड का फंक्शन ज़रूर याद रख लें। पायरेनॉइड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि स्टार्च को स्टोर करने के काम आता है, क्योंकि एल्गी जो है वो अपनी फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये भी एक सिमिलैरिटी होती है बिटवीन एल्गी एंड प्लांट्स। तो वो स्टार्च जो है वो स्टोर होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी हो सकता है, और एक एडिशनल स्ट्रक्चर है पायरेनॉइड जिसके अंदर होता है। अल्वा जो है ये मरीन है, ये इन कंट्रास्ट टू यूग्लिना कह रहा हूँ, क्लोरेला, ये मरीन है और दूसरा ये मल्टी सेलुलर है। अच्छा, इसे सी लेटस भी कहते हैं, ऐसा लगता है समंदर में सलाद का पत्ता पड़ा है। एल्गी के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एल्गी की बॉडी के अंदर कोई खास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स नहीं होते, जैसे प्लांट की बॉडी में रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं, प्रॉपर्ली डिफाइंड स्ट्रक्चर। एल्गी की बॉडी जो है वो अनडिफरेंशिएटेड सी होती है विच इज कॉल्ड थैलस। अब अल्वा की जो बॉडी है, अल्वा का जो थैलस है वो दो तरह का, ये आपने पढ़ा है, एक होता है स्पोरोफाइट, एक होता है गैमेटोफाइट। चूंकि दोनों सेम नज़र आते हैं तो इसे हम कहते हैं आइसोमॉर्फिक, बट डिफरेंस क्या होता है, उनके क्रोमोसोम के नंबर का फ़र्क होता है। तो एक में 26 है, एक में 23, सो यू हैव टू रिमेंबर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वो अल्वा के जिसके अंदर 26 क्रोमोसोम होता है उसे हम क्या कहेंगे, तो ये डिप्लॉइड अल्वा है, ये कहलाता है स्पोरोफाइट। और याद रखिएगा, जो डिप्लॉइड अल्वा होता है जिसे स्पोरोफाइट कहते हैं वो एसेक्सुअल प्लांट भी कहलाता है या एसेक्सुअल अल्वा भी कहलाता है, और ये स्पोर बनाता है। जो 13 क्रोमोसोम वाला थैलस है ये कहलाता है गैमेटोफाइट, और इसे सेक्सुअल प्लांट भी कहते हैं या सेक्सुअल अल्वा भी कहते हैं, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, यानी ये गैमेट्स फॉर्म करता है। तो यही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो एसेक्सुअल अल्वा में होती है। कौन है भाई ये एसेक्सुअल अल्वा, जिसे कहते हैं स्पोरोफाइट। ये डिप्लॉइड है क्योंकि 26 क्रोमोसोम पूरे क्रोमोसोम है। पूरे क्रोमोसोम का मतलब है इसके पास 13 के 2 सेट हैं, इसी वजह से हम इसे 2n लिखते हैं। तो n किसके बराबर हुआ, n होगा 13 के बराबर, 2n का मतलब 2 × 13। अच्छा, इसके अंदर स्पोरोफाइट है, डिप्लॉइड है, तो ये बनाएगा स्पोर्स। ये जो स्पोर बनाता है वो मियोसिस से बनाता है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना हो कि मियोसिस कहाँ हो रहा है, तो बेसिकली प्लांट्स के अंदर भी आप देखेंगे, लेकिन फंजाई के अंदर कहानी डिफरेंट थी, उनके न्यूक्लियस ज़्यादातर जो थे वो थे हैप्लॉइड। प्लांट्स के अंदर और एल्गी के अंदर आप देखेंगे जो स्पोरोफाइट होता है ना, वो डिप्लॉइड होता है, और स्पोरोफाइट से जो स्पोर्स बनते हैं वो मियोसिस के ज़रिए बनते हैं, और स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं। मैं दिखाऊंगा अभी। तो ये हमारे पास स्पोर्स बनते हैं विद बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। और याद रखना है कि इसके स्पोर्स जो है ना, उनमें 4 फ्लैजिला होते हैं, और इस वजह से वो स्विम करते हैं, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड क्वाड्री फ्लैजिलेट ज़ूस्पोर। तो अगर आप गौर करें तो ये बॉडी और ये बॉडी ये सेम नज़र आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म, या दिस इज़ कॉल्ड आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है भाई, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट का बनना, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का बनना, ऑल्टरनेट कर रहे हैं, एक दूसरे को बना रहे हैं, पागल नहीं, एक दूसरे को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो स्पोरोफाइट है, इसके अंदर जो स्पोर्स बन रहे हैं वो किस प्रोसेस से बन रहे हैं, वो मियोसिस से बन रहे हैं। अगर मियोसिस हो रहा है इसका मतलब बनने वाले स्पोर्स जो हैं वो हैप्लॉइड हैं, और ऊपर जो स्पोरोफाइट था वो डिप्लॉइड था। आगे सारी जगह पर माइटोसिस होता है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर माइटोसिस मियोसिस कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिनगैमी हो रही है जिसे आप फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ये स्पोर्स अगर आप देखें तो ये 4 फ्लैजिला वाले हैं, तो ये क्वाड्री फ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स जो होते हैं ये याद रखना है आपने अल्वा के अंदर। उसके बाद आपने गैमेट्स याद रखने, गैमेट्स 4 फ्लैजिला वाले नहीं हैं बल्कि गैमेट्स 2 फ्लैजिला वाले हैं, इसे हम कहते हैं बायफ्लैजिलेट गैमेट्स। उसके बाद ये जो जाइगोट है ये दोबारा से 4 फ्लैजिला वाला है, दिस इज कॉल्ड क्वाड्री फ्लैजिलेट जाइगोट, ठीक है जी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप गैमेट्स को देखें, ये 2 गैमेट्स हैं, ठीक है, ये दोनों गैमेट्स बिल्कुल एक जैसे नज़र आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड आइसोगैमी या आइसोगैमस, ये रिप्रोडक्शन कहलाती है आइसोगैमस। अच्छा, ये जो टॉपिक है यहाँ से ये जुड़ जाता है चैप्टर नंबर 4 सेकेंड ईयर बायोलॉजी के साथ। सेकेंड ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 जो है रिप्रोडक्शन का, उसमें प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 टाइप्स दी हुई हैं, एक है आइसोगैमी, एक है ऊगैमी, और एक है एन आइसोगैमी। आइसोगैमी, ठीक है, एन आइसोगैमी और ऊगैमी,
तो एनाइसोगैमी के अंदर क्या होता है, जो गैमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली भी यानी शक्ल में और फिजियोलॉजिकली भी यानी फंक्शन में एक जैसे होते हैं, बिल्कुल एक जैसे। तो अभी जो आपने एग्जांपल देखी थी वो इसकी है। एनाइसोगैमी के अंदर क्या होता है, इनमें से कोई एक डिफरेंट होता है। मॉर्फोलॉजिकली जो है वो एक जैसे होते हैं, ठीक है, लेकिन फिजियोलॉजिकली जो है वो डिफरेंट होते हैं, फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, तो ये कहलाती है एनाइसोगैमी। ये एग्जाम्पल क्या है, देखें भाई, ये दोनों की शक्ल सेम है, ठीक है, और दोनों के पास फ्लैजिला है, यानी दोनों मोटाइल होंगे, तो ये कहलाती है आइसोगैमी। एनाइसोगैमी के अंदर क्या होगा, ये एक गैमेट है, ठीक है, और ये दूसरा गैमेट है। अच्छा, अब देखिए दोनों की एग्जैक्ट सेम नहीं है, बल्कि ये भी इसके अंदर फ्लैजिला है, दोनों की एग्जैक्ट सेम नहीं है, बट सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है, सिमिलर है। अब सिमिलर होने के अंदर, सिमिलर क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि दोनों राउंड है, ऑल्दो इसके पास फ्लैजिला है लेकिन इसके पास नहीं है, बट स्टिल इनकी मॉर्फोलॉजी दिखने में कुछ हद तक सिमिलर है, बिल्कुल ही डिफरेंट नहीं है। तो फंक्शन इनका डिफरेंट है, ये मूव करता है, ये मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल है, तो ये एनाइसोगैमी कहलाती है। ऊगैमी बिल्कुल इसी तरह से होती है, लेकिन उसके अंदर स्पेसिफिकली डिफाइन किया जाता है कि एक गैमेट जो है वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, और दूसरा गैमेट जो है वो बहुत बड़ा होता है। तो ये काफ़ी हद तक डिफरेंस आ रहा है फिजियोलॉजिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी, ये कहलाती है ऊगैमी। तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है वो आइसोगैमस है या आइसोगैमी होती है, जिसके अंदर गैमेट्स दिखने में भी एक जैसे होते हैं और फंक्शनली भी एक जैसे होता है। कौन करता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल प्लांट। कौन है भाई, ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, जिसमें 13 क्रोमोसोम होता है। जो गैमेट्स हैं वो बाइफ्लैजिलेट हैं, 2 फ्लैजिला वाले, लेकिन जो जाइगोट है वो क्वाड्रीफ्लैजिलेट है, ठीक है, बस इतना याद रखना आपने। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनके अंदर आइसोमॉर्फिक होती है, क्योंकि एक ही जैसी बॉडीज जो है वो प्रोड्यूस होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूग्लिना। यूग्लिना जो है ये क्यों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन के ऊपर आता है, इसमें एनिमल और प्लांट दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर क्या चीज़ एनिमल लाइक है, क्या चीज़ प्लांट लाइक। फ्लैजिला मूव करवाएगा इसे, एनिमल लाइक। पेलिसल, ये मेम्ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग होती है प्रोटीन की बनी हुई, एनिमल लाइक फीचर है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है जो प्रोटीन की नहीं बनी होती बल्कि सेलुलोज की बनी होती है। ये हो गया एनिमल लाइक फीचर। देन देयर इज़ अ फोटो रिसेप्टर, उसके बाद ये लाइट की तरफ जाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। ये फीचर कौन से हैं, ये फीचर इसके पास प्लांट लाइक है। सिमिलरली ये स्टोर करता है फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये भी फीचर कौन सा, ये प्लांट लाइक है, तो ये बॉर्डर लाइन के ऊपर कंसीडर किया जाता है। ये इसकी डायग्राम है एज इट इज़, अगर इसे याद रखना चाहें लेबल करने के लिए, कोई भी पार्ट जो है वो इसका लेबल करने के लिए दिया जा सकता है, इन केस अगर डायग्राम पे क्वेश्चन आता है। देन वी हैव फंजाई लाइक प्रोडक्टिस। ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें रखा गया यहाँ पे, इनके कैरेक्टर्स कुछ हद तक फंजाई से मिलते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा मिलते तो इन्हें वहीं रख दिया जाता। जब आप यूनिसेलुलर एल्गी को जब आप यूनिसेलुलर यीस्ट को उठाकर रख सकते हैं तो इनको भी रखा जा सकता था, बट इनके कैरेक्टर इतने ज़्यादा नहीं मिलते फंजाई से। क्या है भाई, सुपरफिशियली रिजेंबल क्यों करते हैं ये, क्योंकि ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी हीटरोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते। एंड सेकेंड, इनकी बॉडीज़ हाइफा से बनी होती हैं। बट डिफरेंस क्या है, मेनी ऑफ देम हैव सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है ना तो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है और ना ही फंजाई के अंदर पाया जाता है, ठीक है, तो ये फंजाई वाला कैरेक्टर नहीं है। एंड देन देयर सेल वॉल इज हैविंग सेलुलोज। फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, तो इनके अंदर डिफरेंसेस हैं। दैट इज़ वाई इन्हें प्रिमिटिव फंजाई कहा जाता है, यानी हो सकता है कि इनसे आगे जाकर फंजाई इवॉल्व हुए हों, तो दैट इज़ वाई इन्हें यहाँ रखा गया। इसकी 2 कैटेगरीज हैं, एक स्लाइम मोल्ड है जिन्हें जिम्नोमाइकोटा कहते हैं, और एक हमारे पास वाटर मोल्ड है जिन्हें ऊमाइकोटा कहते हैं। जिम्नोमाइकोटा की कोई खास बात नहीं है, क्योंकि इसकी कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी नहीं है, ना इससे कोई बीमारी होती है ना इससे कोई फ़ायदा होता है। एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात अगर याद रख लें तो इसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। आपने इसकी लाइफ साइकिल पढ़ी होगी, मैंने पढ़ाई है। तो इसकी लाइफ साइकिल के अंदर ये जो स्टेज है जो कि मूव करता है, ये एनिमल लाइक स्टेज कहलाता है, और इसका प्रॉपर नेम है दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम एक यहाँ पर आप पढ़ते हैं, और इसी चैप्टर के आखिर में जो मलेरिया का ऑर्गेनिज्म है वो भी प्लाज्मोडियम कहलाता है। तो ये प्लाज्मोडियम सिर्फ और सिर्फ इसका एक स्टेज है जो कि एनिमल लाइक है, ठीक है। तो ये अमीबॉइड स्टेज भी कहलाता है, ये एनिमल लाइक स्टेज भी कहलाता है, ये कहलाता है प्लाज्मोडियम। तो इतना याद रख लें, ये पूछ सकते हैं कि अमीबॉइड स्टेज ऑफ जिम्नोमाइकोटा। अच्छा, इसका नाम भी याद रखना है आपने, द लाइफ साइकिल ऑफ स्लाइम मोल्ड फाइसेरियम, ठीक है। तो इससे भी पूछा जा सकता है कि अमीबॉइड स्टेज ऑफ फाइसेरियम। अब आप कहेंगे फाइसेरियम तो हमने कभी देखा ही नहीं, ना सुना, तो ये जो है इसके हवाले से दिया जा सकता है। देन इसके जो गैमेट्स होते हैं, ये जो सेक्स सेल्स हैं, इनके बारे में एक बात इंपॉर्टेंट कि दे आर बाइफ्लैजिलेट, ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि स्टूपिड क्वेश्चंस कभी कभार पूछ लेते हैं कि भाई फलां के जो गैमेट्स हैं वो कैसे होते हैं, फलां का जो स्पोर होता है वो किस तरह का नज़र आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्लैजिलेटेड है, ठीक है।
दैट्स इट। अच्छा, ये अगर आप गौर करें तो ये दोनों गैमेट्स जो हैं ये भी एक जैसे नज़र आ रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये रिप्रोडक्शन की कौन सी टाइप होगी, तो ये वही टाइप है जो आपने अल्वा के अंदर देखी है, दैट इज़ आइसोगैमस। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं वाटर मोल्स की तरफ। वाटर मोल्स जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी ये एग्जांपल आपने याद रखनी है, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, जो कि बीमारी कॉज करती है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अदर देन दैट आपने इसके स्ट्रक्चर के अंदर याद रखना है कि इसकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, जो कि अभी हम डिस्कस करके आए थे। ऑल्दो ये फंगस की कैटेगरी के अंदर आता है, बट इसके पास काइटिन मौजूद नहीं है। इसके जो हाइफा होते हैं उनकी कंडीशन याद रखनी है, वो एसेप्टेड होते हैं और कोइनोस्टेटिक होते हैं, यानी विदाउट वॉल्स होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। चूँकि ये एक पैथोजन है, पैरासाइट है, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस की बात हो रही है, तो इसके पास एब्जॉर्प्शन के लिए हॉस्टोरिया मौजूद होते हैं। तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हॉस्टोरिया हैं जो कि सेल के अंदर है, और ये हॉस्टोरिया एंडोफिटिक होते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया है टॉपिक के अंदर, यानी अंदर घुस जाते हैं सेल में। अच्छा, अब रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, दोनों तरह से रिप्रोडक्शन हो रही है। अगेन इसके ज़ूस्पोर्स जो हैं वो बायफ्लैजिलेटेड हैं। ठीक है, तो किसी के क्वाड्री फ्लैजिलेट हैं, अल्वा के आपने देखा था जो ज़ूस्पोर्स थे वो क्वाड्री फ्लैजिलेट थे, ये जो ज़ूस्पोर्स बनाएगा वो बायफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स होंगे। इसके अंदर जो सेक्सुअली प्रोडक्शन होती है वो ऊगैमस होती है। तो ये एक पॉइंट जो है ये आपने याद रखना है। ऊगैमस का मतलब ये होगा कि मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं वो मॉर्फोलॉजिकली भी और फिजियोलॉजिकली यानी फंक्शन में और अपीयरेंस में जो है वो डिफरेंट नजर आएंगे। अदर देन दैट फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाता है, ऊगोनियम या मेल ऑर्गन एंथीरियम, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर वैसे तो बस इतना याद रखना काफ़ी है कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है, बट अगर कोई नर्डी बंदा हुआ जो बना रहा हो क्वेश्चन, तो ये एक लाइन जो है याद रख लें कि जो फर्स्ट साइन ऑफ द डिजीज़ है वो क्या है। सो इट इज़ द अपीयरेंस ऑफ स्मॉल ब्राउन पैचेस ऑन द लीव्स। ठीक है, बस इतना याद रख लें कि इनिशियली जो सबसे पहला सिम्टम्स आएंगे या साइन आएगा वो लीव्स के ऊपर स्मॉल ब्राउन पैचेस आएंगे। अच्छा भाई, बात कर लेते हैं एनिमल लाइक प्रोडक्ट्स की, जिन्हें हम प्रोटोजोआ भी कहते हैं। इसके अंदर भी बहुत थोड़ी सी बातें हैं जिनके ऊपर आपने फोकस रखना है, वैसे ऐसा कुछ खास नहीं है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि एनिमल लाइक क्यों कहते हैं इन्हें, बिकॉज ये जो है हीटरोट्रॉफिक होते हैं और ये इनका मेथड जो है ना वो इंजेस्टिव मेथड होता है। ये इंजेस्टिव मेथड जो है ये एनिमल लाइक मेथड होता है। ठीक है, बाकी इनके अगर सेल के स्ट्रक्चर्स देखें तो वो भी एनिमल लाइक होते हैं, सेल वॉल वगैरह नहीं होती इनके पास। अच्छा, देन ये सेपरेट भी रहते हैं, यूनिसेलुलर हैं तो एक एक सेल अकेला भी रहता है, देन ये कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं। अब ये जो कॉलोनी है उसे आप कैसे सेपरेट डिस्टिंग्विश करते हैं मल्टी सेलुलर से, ये मैंने जब चैप्टर समझा रहा था तब भी समझाया था कि कॉलोनी में और मल्टी सेलुलर एनिमल में क्या फ़र्क होता है। यानी अगर एक जगह बहुत सारे सेल पड़े हों तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है और वो कॉलोनी भी हो सकती है। तो मैंने बताया था कि कॉलोनी के अंदर सारे सेल एक जैसे होते हैं। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस। ये पूरी की पूरी लाइन जो है वो एज इट इज़ उठाकर दे दी जाती है और दे दी जा सकती है, और 3-4 स्टेटमेंट जो है वो नीचे दे दी जाएंगी कि भाई अ कॉलोनियल प्रोटोजोन कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम मल्टी सेलुलर एनिमल। क्योंकि आप अगर ये मल्टी सेलुलर एनिमल होगा तो कभी भी आप किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो है वो कैरियोट्स प्रोटोजोआ जो है वो सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं। तो आप उसे इस किंगडम के अंदर इस ग्रुप के अंदर नहीं रख सकते, आपको उसे उठाकर रखना पड़ेगा मल्टी सेलुलर एनिमल्स के साथ। तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि भाई ये प्रोटोजोआ जो है ये कॉलोनी की फॉर्म में है, तो कॉलोनी के अंदर सारे के सारे सेल्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं, वो डिफरेंट नहीं होते और उनका कोई स्पेशलाइज फंक्शन नहीं होता। जबकि मल्टी सेलुलर एनिमल के अंदर फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के डिफरेंट सेल्स जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर रखते हैं और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी, क्लासेस आपको इसकी सारी पता होनी चाहिए, इनके नेम्स, इनके सेकंड नेम्स आपको पता होने चाहिए, देन आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए। कोई भी एग्जाम्पल देकर आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है प्रोटोजोआ की, और हो सकता है कि नाम देकर पूछ लिया जाए कि भाई इसकी एग्जाम्पल जो है वो बता दें। 5 एग्जाम्पल दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि भाई इस ग्रुप की एग्जाम्पल बता दें, या ये 3 नाम ना दिए जाएँ, ये 3 नाम और ये 2 नाम दे दिए जाएँ और आपको एक ऑर्गेनिज्म दे दिया, बता दें कि भाई किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो ये 2 नेम जो हैं ये आपको लाजमी पता होने चाहिए। देन जो फर्स्ट ग्रुप है फ्लैजिलेटा, इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात ये पता होनी चाहिए कि इसके मेंबर्स वो हैं जो फोटोसिंथेटिक भी हैं। देखिए अभी हम पीछे बात करके आए थे कि दे आर हीटरोट्रॉफ्स, ठीक है, बट इस वाहिद ग्रुप ऐसा है प्रोटोजोआ के अंदर कि जिसके कुछ मेंबर्स जो हैं दे हैव फोटोसिंथेटिक एबिलिटी, तो दे आर मच लाइक प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। ठीक है, तो ये अगेन बॉर्डर लाइन के ऊपर आते हैं, इसकी एग्जाम्पल यूग्लिना हो जाती है। देन दूसरा पॉइंट यह है कि इसी ग्रुप के बारे में कहा जाता है कि इससे दूसरे प्रोटोजोआ भी इवॉल्व हुए हैं और दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स भी इवॉल्व हुए हैं। अब इसकी एक एग्जांपल तो आपने यूग्लिना याद रख ली, एक एग्जांपल है ट्रिप्नोसोमा। नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, ये जो ट्रिप्नोसोमा बना हुआ है
इसको इस चैप्टर को मैं चैप्टर नंबर 13 सेकेंड ईयर बायोलॉजी से अगर जोड़ना चाहूँ तो वहाँ पे आखिरी में चार्ट बना हुआ है, वहाँ पर आई थिंक एक बीमारी है जिसका नाम है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अब ये जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है ये कॉज होती है एक फ्लाई से जिसे सेट्सी फ्लाई कहते हैं। इसको लोग डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करते हैं तो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। ऐसे लोग टिसी भी पढ़ते हैं कुछ तो ये सेट्सी फ्लाई है जो कि लेकर आती है ट्रिपनोसोमा, और ये ट्रिपनोसोमा कॉज करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। तो अगर क्वेश्चन बनाना चाहूँ मैं तो क्या बना सकता हूँ कि भाई ये जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है ये बीमारी जो है ये होती है प्रोटोजोआ के एक ग्रुप के मेंबर से, एक क्लास के मेंबर से। मुझे उस क्लास का नाम बता दें। मैं ट्रिपनोसोमा पूछ ही नहीं रहा आपसे। अगर मैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस पूछूँ और मुझे इसका ऑर्गेनिज्म कौन सा है तो आप फ़ौरन से बता देंगे ट्रिपनोसोमा। बट मैं पूछ रहा हूँ कि जिस ऑर्गेनिज्म से ये बीमारी होती है उसकी क्लास बता दें मुझे, ठीक है। तो वो क्लास आपने याद रखनी है कि फ्लैजिलेटा है, और ऑप्शन में अगर फ्लैजिलेटा ना हो तो उसका दूसरा नाम आपको पता होना चाहिए कि दैट इज़ मैस्टिगोफोरा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन जो है वो दिया जा सकता है। ना वी हैव सार्कोडीना। सार्कोडीना के बारे में इंपॉर्टेंट बात, कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनल नहीं है लोकोमोशन के लिए, तो ये सूडोपोडिया से मूव करता है। इस मूवमेंट को अमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं। इसकी एग्जांपल आपके अमीबा जो है, इसके अलावा एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका। इसको मैं जोड़ सकता हूँ चैप्टर नंबर 12 के साथ। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर आपने वहाँ पर डायरिया पढ़ा है, डायरिया के साथ साथ आपने डायसेंट्री पढ़ी है। तो उस डायसेंट्री के अंदर एक तो डायसेंट्री होती है बैक्टीरिया से जो कि रॉड शेप होते हैं, इसे बैसिलरी डायसेंट्री कहते हैं, और एक होती है अमीबिक डायसेंट्री। तो वो अमीबिक डायसेंट्री इससे होती है। तो ये पूछा जा सकता है कि भाई जो इंसानों के अंदर डायसेंट्री होती है या डिसेंट्री होती है वो प्रोटोजोआ की एक क्लास से होती है, वो प्रोटोजोआ से होती है, वो मेंबर जो है वो किस क्लास का है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो सार्कोडीना से बिलोंग करता है या वो बिलोंग करता है राइजोपोडा से। तो अगेन एग्जाम्पल दे के, ठीक है, बीमारी का नाम दे के आपसे जो है वो पूछा जा सकता है कि क्लास का नाम बता दें, ठीक है। ऑर्गेनिज्म का नाम पूछे ही नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म का नाम बच्चे याद रख लेते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म किस क्लास से बिलोंग करता है। देन सीलिएटा, सीलिया होते हैं, आईलैशेस से रिजेंबल करते हैं, ठीक है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, मैनी सीलिएट्स हैव अ ग्रूव, दिस ग्रूव, इसका नाम आपने याद रखना है गलिट। ये डायग्राम भी एज इट इज़ आपने माइंड में रखने हैं। लेबल करने के लिए 2-3 बातें, एक गलिट आपको याद रखना है, एक सीलिया याद रखना है, एक पहले सेल जो कि आउटर कवरिंग है, एंड देन मैक्रो एंड माइक्रोन्यूक्लियस, दैट्स इट। इतना अगर याद रख लें काफ़ी है। अच्छा एग्जाम्पल्स आपने लाजमी याद रखनी है, बैलेंटीडियम, ओबेलिना, पैरामीशियम, ये बिलोंग करते हैं सीलिएटा से। मेनली इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, बट इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मिलता जुलता प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल थोड़ा बहुत एक्सचेंज करता है। देन वी हैव सेक्टोरिया। सेक्टोरिया को कहा जाता है सीलिएटा से इवॉल्व हुए हैं या उनसे रिजेंबल करते हैं या उनके साथ रिलेटेड है। मैंने बताया था 2 रीजंस की वजह से, इनके पास भी 2 तरह के न्यूक्लियस होते हैं और इनके यंग इंडिविजुअल जो हैं उनके पास सीलिया होता है, ठीक है, लेकिन एडल्ट के पास नहीं होते, वो सेडेंट्री होता है। इसकी एग्जाम्पल भी आपने याद रखनी है, एसेनेटा। अच्छा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन इस तरह भी दिया जा सकता है इस प्रोटोजोआ से रिलेटेड कि आपको जो है वो क्लासेस के नाम दे दें, जैसे कि आपको दे दिया फ्लैजिलेटा, ठीक है, सार्कोडीना, सीलिएटा दे दिया, तो उसके बाद आपको दे दिया क्या नाम है चौथी क्लास का, सेक्टोरिया दे दिया, एंड देन स्पोरोजोआ दे दिया, और ऊपर फीचर्स दे दिए जाएँ, ठीक है। और आपसे जो है वो पूछा जाए, किसी एक के बारे में पूछा जाए कि भाई फलां के जो फीचर्स हैं ना वो कौन से होते हैं, तो यहाँ पे फीचर दे देंगे सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है, 2 न्यूक्लियस, और फ्लैजिला दे दिया, ठीक है। और जैसे मैंने पहले बताया था क्वेश्चन चैप्टर 8 का, तो टिक लगाना होगा आपको, जैसे फ्लैजिलेटा है तो सिंगल न्यूक्लियस है इसके पास, 2 न्यूक्लियस नहीं है, फ्लैजिला मौजूद है, ठीक है। सूडोपोडिया दे दिया, सूडोपोडिया नहीं है, सूडोपोडिया किसके पास है, सार्कोडीना के पास है। सेक्टोरिया और सीलिएटा के पास जो है वो 2 न्यूक्लियस हैं। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन जो है वो दिया जा सकता है, तो आपको करेक्ट जो है वो आइडेंटिफाई करना हो सकता है। तो ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है इसके ऊपर। देन वी हैव स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात, ना तो लोकोमोटरी ऑर्गेनल है ना कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ज़्यादातर इंट्रासेलुलर पैरासाइट हैं, सेल के अंदर रहते हैं, तो इन्हें ज़रूरत नहीं होती इन चीज़ों की। एग्जाम्पल याद रखनी है, प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिस याद रखना है क्योंकि ये अर्थवर्म के सेमिनल वेसिकल में रहता है जो कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक का पार्ट होता है। दैट्स इट। लाइफ साइकिल ऑफ मरीलियर पैरासाइट, कुछ खास इसमें याद नहीं रखना, वैसे तो पूछा भी नहीं जाता कुछ खास, बट अगर पूछा जाए तो क्या पूछा जा सकता है। तो पहली बात तो ये है कि इसके 2 होस्ट हैं, ठीक है, इंसान और फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, ठीक है। ये एनाफिलस मॉस्किटो याद रखना है आपने, वो भी फीमेल। कौन कैसा होस्ट है, मेन प्राइमरी होस्ट है, मॉस्किटो सेकेंडरी होस्ट है। यहाँ तक की बात हो गई। मेन के अंदर कौन सा पार्ट होता है इसकी लाइफ साइकिल का, तो एसेक्सुअल साइकिल इंसानों में होती है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। एसेक्सुअल साइकिल का नाम और उसके सब स्टेजेस, ये सब स्टेजेस हैं, प्री इरिथ्रोसाइटिक, इरिथ्रोसाइटिक और गैमेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है। और इनका करेक्ट सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो सेक्सुअल साइकिल है
जो कि मॉस्किटो के अंदर होती है उसका नाम पता होना चाहिए, और उसके तीनों सब स्टेजेस का भी आपको पता होना चाहिए, क्या सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस पता होना चाहिए कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। तो इसी सीक्वेंस के ऊपर जो है क्वेश्चन बना के दे दिया जा सकता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन होगा, बट स्टिल बच्चे जो है वो गलत करके आ जाएंगे। तो यहाँ तक की बात होगी। देन आपको ये पता होना चाहिए कि मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम जो है वो आता किस हालत में है और जाता किस हालत में, इंसान में। तो इंसान में जब ये प्लाज्मोडियम आता है तो वो प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज होता है, और ये आता है स्पोरोजॉइड की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाली हालत जो है इसकी, ये स्पोरोजॉइड कहलाता है। तो आता इंसानों की बॉडी में स्पोरोजॉइड की हालत में। और आपको ये पता होना चाहिए जाता किस हालत में, तो जाता है गैमेटोसाइट की हालत में। दो तरह के गैमेटोसाइट होते हैं, एक मेगा जिससे आगे जाकर फीमेल गैमेट बनता है, और एक माइक्रो गैमेटोसाइट जिससे आगे जाकर मेल गैमेट बनता है। तो ये पता होना चाहिए। अच्छा, तीनों सब स्टेजेस पता होने चाहिए। प्री इरिथ्रोसाइटिक पहले होता है, फिर इरिथ्रोसाइटिक आता है, ऑब्वियसली समझ आ रहा है। प्री इरिथ्रोसाइटिक, प्री का मतलब पहले। देन आपको ये पता होना चाहिए कि स्पोरोजॉइड आने के बाद पहले कहाँ जाता है, यानी प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज में कहाँ जाता है, तो ये जाता है लिवर के अंदर, हेपेटिक सेल में। वहाँ जाके जो सेल बनाता है वो मीरोजॉइड तो कहलाते हैं, लेकिन उन्हें कहते क्या हैं, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक, क्योंकि ये रेड ब्लड सेल से पहले बने। बस इतना पता होना चाहिए। देन इरिथ्रोसाइटिक फेज में आपको मेरे ख्याल में सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। ये जो मीरोजॉइड है, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक मीरोजॉइड, जब ये रेड ब्लड सेल में जाते हैं तो अब कौन कौन से स्टेजेस हैं, ये करेक्ट सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। तो पहला स्टेज ट्रोफोजॉइड है, सेकंड सिग्नेट रिंग है, थर्ड अमीबॉइड है, और फिर चौथा है शिजॉन। और उसके बाद दोबारा से मीरोजॉइड बनते हैं, लेकिन अब की बार ये कहलाते हैं इरिथ्रोसाइटिक मीरोजॉइड। तो इस पूरे सीक्वेंस के ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक का सीक्वेंस आपको दे दिया जाएगा एरो लगा के, और आपसे करेक्ट सीक्वेंस पूछ लिया जाएगा कि भाई पहले कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है। दैट्स इट, इनफ इरिथ्रोसाइटिक के बारे में। तीसरा जो है हमारे पास गैमेटोसाइटोजेनेसिस। अच्छा, इसमें ना थोड़ी सी बच्चे गड़बड़ करेंगे, क्योंकि ये जो है ना वो थोड़ा बहुत मिक्स करते हैं इसके साथ। देखें, गैमेटोसाइटोजेनेसिस और गैमेटोगोनी ये दो डिफरेंट हैं। मैं अगर आपको चार ऑप्शन दूं कि भाई एसेक्सुअल साइकिल के अंदर कौन कौन से सब स्टेजेस आते हैं, तो प्री इरिथ्रोसाइटिक सिंपल है, इरिथ्रोसाइटिक सिंपल है, नीचे मैं आपको दे दूं गैमेटोगोनी, और चौथा मैं आपको दे दूं गैमेटोसाइटोजेनेसिस। अब यहाँ बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई गैमेटोसाइटोजेनेसिस एसेक्सुअल में था या गैमेटोगोनी, क्योंकि ये दोनों एक जैसे नजर आ रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि गैमेटोसाइटोजेनेसिस का मतलब है ऐसे सेल का बनना जिससे आगे जाकर गैमेट बनेंगे, यानी अभी गैमेट नहीं बने। जब गैमेट बने ही नहीं है, सिर्फ अभी वो सेल बना है जिससे आगे जाकर गैमेट बनेंगे, इसका मतलब अभी सेक्सुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हुई है, अभी एसेक्सुअल साइकिल चल रही है। तो ये स्टेज होता है एसेक्सुअल साइकिल का। गैमेटोसाइटोजेनेसिस जो है ये एसेक्सुअल साइकिल का स्टेज होता है, जिसमें सिर्फ वो सेल बनते हैं जिनसे आगे जाकर गैमेट बनना है। ये हैं गैमेटोसाइट, अभी ये गैमेट नहीं बने। यहाँ पे एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट, ये अंदर चला जाएगा मॉस्किटो में, फिर स्टार्ट होगी सेक्सुअल साइकिल, और वहाँ जाकर गैमेट्स बनेंगे। तो गैमेट्स का बनना कहलाता है गैमेटोगोनी। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेज है। कहाँ कंप्लीट होती है, गट के अंदर कंप्लीट होती है, ये बात आपने याद रखनी है। मेल गैमेट्स कैसे बनते हैं, किस प्रोसेस से, एक्स फ्लैजिलेशन एक प्रोसेस है, मैंने एक्सप्लेन किया था कि जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो मूव करता है, दूर जाता है सेंटर से और अपने साथ साइटोप्लाज्म को ले जाता है, तो ये एक्स फ्लैजिलेशन कहलाता है। अच्छा, देन इसका जो जाइगोट होता है, फर्टिलाइजेशन होती है जिसे सिनगैमी भी कहते हैं, जाइगोट जो है ये कहलाता है ओकाइनिट, वर्म लाइक होता है, ये भी याद रखना है आपने। दैट्स इट। उसके बाद स्पोरोगोनियों के वो बन जाते हैं। अच्छा, द लास्ट थिंग इज ये पता होना चाहिए कि ये जो स्पोरोजॉइड बनते हैं वो फाइनली जाकर बैठते कहाँ हैं, तो वो बैठते हैं सिलिवरी ग्लैंड्स के अंदर, मॉस्किटो के सिलिवरी ग्लैंड्स के अंदर। ठीक है, इतनी बात पता है। द लास्ट थिंग इज सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। देखें, जितनी भी बीमारियां आपकी बुक के अंदर है ना, उनके आपको एग्जैक्ट सिम्टम्स पता होने चाहिए जो बुक के अंदर लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल, मैं क्वेश्चन सिंपल सा उठा के दे दूंगा कि भाई किसी पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो रहा है, जॉन्डिस पीलिया हो गया उसे, इसके अलावा लिवर इनलार्जमेंट हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, तो बता दें कौन सी बीमारी हो सकती है। तो आपको एज इट इज सिम्टम्स पता होने चाहिए कि ये बुक में किस चीज़ के लिए दिए हुए हैं, तो वो हेपेटाइटिस के लिए दिए हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं कह दूं कि भाई फीवर हो रहा है, नोजिया हो रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, इंसोम्निया हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बात हो रही है किसकी, सिम्टम्स ऑफ मलेरिया की बात हो रही है। तो ये एज इट इज़ आपको लाजमी पता होने चाहिए कि सिम्टम्स मलेरिया के क्या होते हैं। दैट्स इट। इसके अंदर हाई ग्रेड फीवर होता है, 106 फ़ारेनहाइट तक चला जाता है, साथ में शेकिंग चिल्स यानी कपकपाहट होती है और प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, जिसके बाद बुखार उतर जाता है। और ये सिम्टम्स जो हैं वो रिकर करते हैं 48 आवर्स या उसके आगे पीछे होते हैं, डिफरेंट प्लाज्मोडियम से रिलेटेड। तो ये है रिव्यू छोटा सा
चैप्टर नंबर 7 का। ये चैप्टर एमकेट के हवाले से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज़ वाई बहुत छोटा सा रिव्यू था, बट ये वो बातें हैं जिनके ऊपर आपने फोकस करना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना इसे, जल्दी जल्दी कवर कर लेना।